तो मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, आप उसे जीरो ऑर्डर के काइनेटिक्स के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया था हमने लास्ट क्लास में, चलो किया था तब भी कर देते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स a zero order kinetics reaction is 50% complete in 7.5 minutes. Find the time required for number A, 70% completion, B, the reactant left to 70%. चलो, I will wait for 1 minute. Try to solve quickly. सब बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड करी थी, फटाफट से करेंगे इसको सॉल्व की क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी, you can type your answer in the chat box or you can unmute and say your answer quickly. हाँ जी, how many of you are doing? कैसे होगा भाई? कौन बताएगा ए और बी में क्या डिफरेंस है? Let us suppose this is a reaction. उस दिन तो सिनॉप्टिक नोट्स भी दिए थे मैंने इसके। A is changing to products at the time t is equal to 0. मैंने उस दिन भी बताया था आपको। This is A and this is 0. 70% completion। अगर मैं A की बात करूं तो 70% completion का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे तो हम A माइनस एक्स लिखते हैं, मतलब लेफ्ट। मैंने उस दिन भी बोला था यहाँ पे लेफ्ट लिखते हैं, तो 30% और यहाँ पे 70% completion। थर्टी परसेंट कम्प्लीशन, 70% कम्प्लीशन तो 30% लेफ्ट। इसको इस फॉर्मेट से कंपेयर करो, A 0, A माइनस एक्स एंड एक्स,
तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था पहले, तो पहले हाफ लाइफ वाला यूज कर लेते हैं, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है जी। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और पहले टी हाफ ले लो। टी हाफ इज इक्वल टू जीरो ए अपॉन टू के नॉट, यही था ना? अरे किसी ने भी नहीं लर्न किया? यस मैम। 7.5 इज इक्वल टू ए अपॉन टू के नॉट आ जाएगा। इससे आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा। 7.5 इंटू टू कितना हो गया? 15 हो गया। 15 के नॉट इज इक्वल टू ए और के नॉट में रिलेशनशिप आ गया। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लो आप लगाओगे, जो कि होता है x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। अब x की जगह पे आपने कितनी वैल्यू लिखी हुई है? 70 ए अपॉन 100। के नॉट की जगह पे आप रख सकते हो, या ए की जगह पे आप रख सकते हो के नॉट इंटू टी, या आप इसको क्या लिख सकते थे के नॉट को? ए अपॉन 50 इंटू टी। ठीक है, तो ए से ए कैंसल, तो आपके पास टी आ जाएगा। कितना है ये टी? 70% कंप्लीशन के लिए। 70% कंप्लीशन को 30% लेफ्ट बोलते हैं, और यहाँ पे हमेशा लेफ्ट लिखा जाता है। चलो ऐसे लिख दो 70% कंप्लीशन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 70 ए से ए कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7/10 फ्रॉम इस साइड, 105/10। दिस इज 10.5 सेकेंड। कितना आ जाएगा आपके पास? ठीक है, अब नेक्स्ट में है रिएक्टेंट लेफ्ट टू, ये बी पार्ट था। रिएक्टेंट लेफ्ट टू 70%। ठीक है, रिएक्टेंट 70% रह गया, तो क्या फॉर्मेट बनाएंगे? ए चेंज टू पी प्रोडक्ट, दिस इज ए, दिस इज 0, 70% इज लेफ्ट, तो 70 ए बाई 100, और यहाँ पे 30 ए बाई 100, क्योंकि उसने बोला है 70% लेफ्ट। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ये टाइम इज इक्वल टू t है। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्मेट वही यूज करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। पहले तो रिलेशनशिप तो वही है हमारे पास, क्योंकि रिएक्शन तो सेम ही था। के नॉट इज इक्वल टू ए अपॉन 15, के नॉट इज इक्वल टू ए अपॉन 15, ये रिलेशनशिप हमने डिराइव किया हाफ लाइफ से। फिर से इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। तो x की वैल्यू पे, ये मैंने पहले ही बताया आपको, ये माइनस एक्स होता है, ये x होता है। x की जगह पे 30 a बाई 100 होता है, के नॉट की वैल्यू a अपॉन 15 होती है, और t कितना हो गया आपके पास? 30% लेफ्ट। अच्छा 70% कंप्लीट, हाँ 70% लेफ्ट, तो 30% ही कंप्लीशन, करेक्ट। तो a से a कैंसल, 0 से 0 कैंसल। ठीक है, तो t 30% कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 45/10, 4.5 सेकेंड। तो इस तरह से आपको आंसर 6.5 तो नहीं आ रहा, 4.5 नहीं आ रहा। यस मैम। यस मैम। ये आपके पास दो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया। फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं किया था ना उस दिन? नो मैम। नो मैम। आज हम नो मैम। कर, ठीक है बेटे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ओके अस्मिता, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू से सॉरी। अगर थोड़ी मिस्टेक है कैलकुलेशन में शेफाली, तो यू हैव टू लर्न इट, नो प्रॉब्लम। गलत सही सब आंसर देने होते हैं, बस आंसर देना मैटर करता है। अभी एग्जाम में जाने से पहले मेरे पास जितना मर्जी गलत दे दो, वहां पे -1 नहीं करवा के आना। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हर्षिका, फर्स्ट ऑर्डर के भी ऐसे ही होंगे, ठीक है।
तो इसके सेम ही है, मतलब सब में यही टेक्निक यूज करनी है। फर्स्ट ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि जीरो ऑर्डर के हमने उस दिन भी 2-3 किए थे, तो आपको पैटर्न सेम ही यूज करना है दोनों में। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए सबसे पहले हम लेंगे, एचपी बोर्ड की टेंटेटिव डेट शीट भी आ गई है। अच्छा, कैसे तुम्हारे ये स्कूल वाले या टर्म वाइज हो रहे हैं एचपी बोर्ड में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो रहे हैं क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं और कब से पेपर हैं? मैम 19 से स्टार्ट 19 19 जुलाई से स्टार्ट है। September. Ma'am, September. अच्छा, तुमने स्कूल जाके होंगे ना, अभी तो तुम्हारा ब्रेक चल रहा है। 19 सितंबर से स्टार्ट है। चलो, तब तक तो तुम्हारा सारा 12th खत्म हो जाएगा, 11th हो रहा होगा। 8 चैप्टर्स आ रहे हैं। शेफाली, जो चैप्टर आ रहे हैं ना उसमें से मेरे ख्याल से काफी तो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए होंगे। मैम सारी Yes, कर ma'am. ली है हाँ, सारे पॉलीमर नहीं हुआ है ना अभी आपका? मैम हो हो गया। गया सर ने करवा दिया पॉलीमर्स भी हो गया है। यस Yes, ma'am. मैम तो 12th वाले कोर्स का ऑर्गेनिक के अलावा कोऑर्डिनेशन डीएफ बाकी है। Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. अच्छा, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज ए चेंज टू प्रोडक्ट्स एट द टाइम t इज इक्वल टू 0। ये ए नॉट था और ये 0 था। एट टाइम t पे बेटा ये a लेफ्ट हो गया और ये a नॉट माइनस a हो गया। या आप फॉर्मेट क्या रख सकते हो, a 0, a माइनस x और x। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं इसमें, डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे होगा, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू k1 इंटू ए। ये तो आपको याद है ना, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी करते थे और k1 यस इंटू ए, मैम यानी कि ये Yes, ma'am. आपका एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, और ये लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ से हम इसको उठाते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, मतलब ए वाली टर्म्स को एक साइड पे लेके जाएंगे। 1/a dA इज इक्वल टू k1 इंटू डी टी। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। उसके बाद करेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद द प्रॉपर लिमिट्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद द प्रॉपर लिमिट्स। वन बाय a a नॉट टू a माइनस k1 dt 0 टू t। 1/a की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ a, यहाँ पे a नॉट और a, k1 इंटू टी 0 टू t। ठीक है, आप देखो, मैं एक बार फिर से वही लाइन लिख लेती हूँ, log ऑफ a नॉट टू a k1 इंटू टी। बेटे बातें नहीं करनी है और क्लास लीव नहीं करनी है। लीव करोगे तो कैसे समझ में आएगा, बताओ मुझे। टी के लिए क्या भर रहे थे हम, टी और 0 भर रहे थे ना, तो इसके लिए मैं टी ही आ जाएगी। लो, ये स्लाइड कर लिया जल्दी। म्यूट पे रहेंगे सभी बच्चे, मैं म्यूट नहीं करूंगी, फिर बात नहीं हो पाती है क्लास में, जो डाउट है पूछ नहीं हो पाता, बार बार अनम्यूट म्यूट में लगे रहेंगे। किसी के घर से आवाज आ रही है तो म्यूट। थैंक यू मैम। डन बेटा। यस मैम। अब देखो, लॉग में ना एक बार अपर लिमिट भरेंगे, अपर लिमिट क्या है a, माइनस लॉग में एक बार लोअर लिमिट भरेंगे, लोअर लिमिट क्या है a।
इज इक्वल टू k1 इंटू टी। ये माइनस को अंदर एडजस्ट करो, तो log ऑफ a नॉट माइनस log ऑफ a इज k1 इंटू टी। अब अपर माइनस लोअर कर लेंगे, मतलब ये सब लोगों ने फॉर्मूला सीखा होगा ना, फिजिक्स में भी करते होगे। log ऑफ m माइनस log ऑफ n। log m by n, माइनस log ऑफ n क्या होता है? log ऑफ m by m by n। तो log ऑफ a नॉट डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू k1 इंटू g। तो एक तो ये फॉर्मेट है इक्वेशन का। एक सबको पता है कि नेचुरल लॉग होता है, तो जो नेचुरल लॉग ऑफ x होता है ना, वो 2.303 LOG ऑफ x होता है। ठीक है, मतलब ये वाला log टू द बेस e होता है, ये वाला log टू द बेस 10 होता है। अब जो log टू द बेस 10 है ना, उसकी वैल्यू लॉग टेबल में दी होती है, तो ये ln टू द बेस e वाले को कन्वर्ट 2.303 LOG to the base 10 a naught upon a is equal to k1 into t। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये दोनों ही आपके पास जो बनते हैं, या इसका एक और फॉर्मेट भी लिख सकते हो। तो एक और फॉर्मेट में क्या करना होगा? 2.303 log to the base 10 a naught is a और a is a minus x। a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 इंटू टी। ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, 2.303 log टू द बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स k1 इंटू टी। तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं दैट आर कॉल्ड एज अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ expressions for first order kinetics। ठीक है बेटे, Yes, ma'am. अब इस इक्वेशन की ना ये मैं एक और फॉर्म देती हूँ आपको। जैसे तुमने एक इक्वेशन बनाई है ना पीछे, log ऑफ a। ma'am 3 slide, हाँ, अभी दिखाते हैं। Yes, ma'am. done ma'am, Done. ओके जी, तो log ऑफ log टू द बेस e नॉट अपॉन a इज इक्वल टू k1 इंटू टी था ना। जो log टू द बेस e होता है, वो जो उसका बेस है ना दूसरी साइड जाके उसकी रेस टू पावर बन जाता है, मतलब ये बन जाएगा e रेस टू पावर k1 इंटू टी, और यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन a नॉट। ठीक है, अब इसको उल्टा कर लो, a नॉट अपॉन a। अच्छा, a नॉट अपॉन a तो पहले ही था, पहले था a नॉट अपॉन a, अब हो जाएगा a अपॉन a नॉट, तो माइनस हो जाएगा k1 इंटू टी। तो इसमें से अगर किसी टाइम t पे आपको कंसंट्रेशन निकालनी है ना, तो वो इसके बराबर हो जाएगी। तो ये भी एक फॉर्मेट है। दिस इज अगेन वन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। देख के डरना नहीं है इसको, बस लॉग उधर जाके e बन गया। क्वेश्चन करेंगे तो ये सब तुम्हें सबसे आसान लगेगा। और एक बात और इसमें, द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये इक्वेशन कहाँ पे यूज करनी है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं या रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, ऑल दोज रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। तो उस पे ए नॉट की जगह पे एन लिख दिया जाता है, और यहाँ पे ए नॉट आया ना, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इसकी जगह पे एन नॉट लिख दिया जाता है,
तो यहाँ पे लैम्डा लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम टी। यहाँ पे लिखा जाता है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। लैम्डा इसमें होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको एक बार नोट कर लो। Done, ma'am. Done, ma'am. ओके, तो अभी मैं इसके जो रिजल्ट थे, जैसे ये दोनों रिजल्ट्स हमारे पास ज्यादा यूज होंगे, ये वाले दोनों। या तो आप ए की फॉर्म में कर लो, ये ए माइनस एक्स और ए, या ए नॉट बाई ए की फॉर्म में कर लो। ये वाला तो आपको सिर्फ एक छोटे से न्यूमेरिकल में यूज होता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसका हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, it is the time during which initial concentration reduces to, कल भी लिखवाया था मैंने, 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अपनी इनिशियल वैल्यू की रह जाती है 1/2, तो आपके पास वो हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा। जैसे ए चेंज टू प्रोडक्ट्स है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ये ए है, ये 0 है। टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ पे ये हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था? हमारे पास एक्सप्रेशन था t इज इक्वल टू 2.303 बाई के वन टी लिखा हुआ था पहले उसे, log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो इसमें 2.303 बाई k1 log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स में a बाई 2 रहेगा, a नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2.303 बाई k1 और log ऑफ 2 रहेगा 2.303, log ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.3010 डिवाइडेड बाय k1। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.693 बाय k1, तो दैट मीन्स टी हाफ एक्सप्रेशन आ गया अपने पास 0.693 बाय k1। और मजे की बात ये है कि हाफ लाइफ पीरियड इसमें डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर क्वार्टर वाला तुम खुद करके बताओगे। Yes, ma'am. टी हाफ पर प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। टी हाफ पे प्रोडक्ट कैसे जीरो होगा? जब हाफ ऑफ रिएक्टेंट खत्म हुआ तो हाफ ही तो बदला ना। आप देखो ना, ए माइनस एक्स एक्स होता है, और अगर x a/2 है तो a माइनस a/2 यहाँ पे आएगा और a/2 यहाँ पे आएगा। जितना रिएक्टेंट खत्म हुआ वही तो प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट जीरो कैसे होगा? प्रोडक्ट जीरो तो सिर्फ स्टार्ट में होता है ना। Ma'am, done. ओके, अब कुछ जिसने कर लिया क्वार्टर लाइफ निकालो। मैम डिपेंड से पहले क्या लिखा है? किससे पहले? डिपेंड से पहले।
does not depend upon the initial concentration. क्वार्टर लाइफ पीरियड जिसने भी निकाला है प्रतिभा बिल्कुल सही है। इसको ना हाफ लाइफ से इसका रिलेशनशिप कैलकुलेट करो, बाकी ठीक है बेटे। चलो, जिन बच्चों ने किया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। प्रतिभा एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वार्टर लाइफ पीरियड जिस बच्चे ने ये निकाला है ना, हर्षिका, हर्षिका इतना नहीं करना सॉल्व, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया, क्योंकि हमें सारे आंसर हाफ लाइफ से लेने होते हैं। तो इसका थियरी के अकॉर्डिंग अगर ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है जतिन। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ये ए था, ये 0 था, ये a/4 रह गया, क्वार्टर रह गया ना, तो जितने में क्वार्टर रह गया वो क्वार्टर लाइफ टाइम होगा, तो ये a-a/4 हो गया, तो ये 3a/4 हो गया। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, आप इसको अप्लाई करो इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे। तो t इज इक्वल टू 2.303/k1 log ऑफ a/a-x, ये होता है ना, 2.303/k1 log ऑफ a/a-x। तो a ये होता है, a-x ये होता है, तो a की जगह पे a ही आ गया, a-x की जगह पे 3a/4 आ गया। तो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये a-x होता है और ये x होता है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा a/4। ये a/4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो 2.303 डिवाइडेड बाय k1 log ऑफ a से a कैंसल 4। ये आंसर एक बच्चे ने मुझे चैट बॉक्स पे दिया था, प्रतिभा ने, एंड व्हेन आई टोल्ड हर टू फाइंड आउट द रिलेशन, उसने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया। देखो log 4 को आप क्या लिख सकते हो, log 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, तो दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.303/k1 इनटू log ऑफ 2, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय इतना पोर्शन तुम्हारा टी हाफ ही है, तो टी क्वार्टर लाइफ टाइम क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स टी हाफ। ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका क्या होता है, टी हाफ होता है, तो ये डबल आ जाएगा आपके हाफ लाइफ पीरियड से। ठीक है, Yes, ma'am. टाइम इट टेक्स फॉर द रिएक्टेंट टू रीच 1/4 ऑफ इट, हाँ ठीक है सिमरन, शालिनी ठीक है, डेफिनेशन दोनों के ठीक है। डेफिनेशन बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सारे काइनेटिक्स में सेम ही है। अब लेते हैं हम कंप्लीशन टाइम।
कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब बिल्कुल रिएक्टेंट खत्म हो गया। ए आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ये ए था, ये 0 था। टाइम इज इक्वल टू टी पे ये 0 हो गया जब टी कंप्लीशन हो गया। टी कंप्लीशन भी आप लिख सकते हो, टी 100% भी आप लिख सकते हो। बोथ द वेज ऑफ राइटिंग इज करेक्ट। ये 0 हो गया, ये ए हो गया। उसके बाद आप अप्लाई करो इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अप्लाइंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ। T is equal to 2.303 by K log of A upon A minus X। तो T 100% हो गया, 2.303 by K log of, देखो A अपॉन A माइनस एक्स है ना, तो ये A माइनस एक्स था और ये x था, तो ये A है, ये 0। बाकी सब बच्चों को पता है कि एनीथिंग ये 0 हो गया आपका, मतलब लेफ्ट इज 0 पार्ट, तो ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। एनीथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी एंड log ऑफ इंफिनिटी इज इंफिनिटी, इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इंफिनिटी, ठीक है ना। तो हाँ K1 लिख सकते हो बिल्कुल। K1 ना मैंने इंट्रोड्यूस किया है हर्षिता, एनसीईआरटी में K1 नहीं है, तो नॉर्मल K लिखा हुआ है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कर दिया कि आपको थोड़ा पहचान रहे, ठीक है। तो K1 भी हो सकता है पेपर में, K भी लिखा आ सकता है। तो T इन 100% इज इक्वल टू इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ, T 100% इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नेवर गो टू कंप्लीशन। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीशन। अब थोड़े इसके ग्राफ देख लेते हैं, प्रीवियस स्लाइड। Yes, ma'am. I'm done. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैम इसका रीजन क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। इसका रीजन इसलिए है कि जब रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, तो रेडियो एक्टिव डिके में जो सब्सटेंस का न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, और केमिस्ट्री ये मान के चलती है कि छोटे से छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। कभी भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अल्टीमेटली पार्टिकल खत्म हो गए। कहने को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को सबसे छोटे पार्टिकल्स बोलते हैं, बट जो कॉस्मिक स्पेस होता है ना, उसका मतलब है कि उसमें अनगिनत छोटे से छोटे पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि हाफ ऑफ एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जब डिके होना स्टार्ट होगा रेडियो एक्टिविटी में, छोटा 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 पार्टिकल बनता रहेगा, पर कभी भी रिएक्शन एंड में नहीं होगा, ठीक है प्रतिभा। जतिन जे मैम, तब इनका यूज कहाँ होता है? इसका यूज कहाँ होता है जतिन, जैसे मान लो कोई बोल दिया उसने कि कोई आर्कियोलॉजिकल स्टडीज है, या कोई एक बहुत बड़ा पेड़ है ना। आपको पता है कि पेड़ तो कितने कितने ईयर्स अलाइव रह जाते हैं, ठीक है, 2 2 4 4 5 5 हजार ईयर्स में। तो अगर उसमें मान लो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कार्बन, कार्बन का वैसे नॉर्मल एटॉमिक मास 12 होता है, पर जो रेडियो एक्टिव कार्बन होगा वो C14 है। तो अगर वो प्लांट जो रेडियो एक्टिव डिके कर रहा है उसमें से C14 एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और धीरे 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 उसका C14 खत्म हो रहा है, तो अल्टीमेटली तो वो प्लांट तो खत्म नहीं हुआ, वो पेड़ तो खत्म नहीं हुआ, तो उसमें किस टाइम पे कितना C14 बचा, उससे हम उसकी एज निकाल सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रेडियो एक्टिव सैंपल्स कितनी देर से डिकम्पोज हो रहे हैं उसके लिए कैलकुलेट होता है, ठीक है। Thank you, ma'am. ओके बेटा।
graphical representation. Regarding the graphical representation, सबसे पहला ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम, या पहले कंसंट्रेशन कर लेते हैं ना, टाइम वाले बाद में करेंगे। कंसंट्रेशन, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो अगर आपके पास रेट और कंसंट्रेशन आएगा तो कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो ये इसकी लाइन होगी। कल वाला डिपेंड ही करता था, तो दैट वाज अ लाइन पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सिस, बट नाउ दिस इज अ टाइम पैरेलल टू द inclined to the concentration axis. रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ हो गया ये। सेकंड है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ना आपको इक्वेशन से ही लेना पड़ेगा। जैसे आप इक्वेशन देखो, आपने क्या निकाली है, K1 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए अपॉन के बता ए लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, ठीक है। तो K1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू K1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2.303। इसमें से बच्चा लॉग ऑफ ए को इस साइड ले आओ, लॉग ऑफ ए हो जाएगा माइनस ऑफ K1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2.303, ठीक है, और ये प्लस है लॉग ऑफ ए नॉट। मैंने कल की या जो भी, तो जब तुम्हारे मंडे को मेरे साथ क्लास हुई थी ना, तब भी आपको बताया था कि जब भी आप इनिशियल कंसंट्रेशन को देखोगे ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये y आएगा, ये कंसंट्रेशन एट एनी टाइम की है, ये mx आएगा और ये c आएगा। यानी कि ग्राफ किस किस में बना, लॉग ऑफ ए जो कि y एक्सिस की तरफ है, टाइम t और स्लोप क्या आई, माइनस आई, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्लोप कितनी होती है, स्लोप की वैल्यू ये है ना बेटे माइनस वाली, तो स्लोप आ जाती है इसमें माइनस ऑफ K1 अपॉन 2.303, ठीक है। यानी कि इससे अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में स्लोप भी हो, ठीक है, तो आप K1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। टी के साथ तो हमने ग्राफ प्लॉट किया है ना। जो इंटरसेप्ट होगा बेटा वो क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा आपका ए नॉट विच इज इक्वल टू, सॉरी, इंटरसेप्ट आ जाएगा आपका c विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट, ठीक है। इंटरसेप्ट आपका आ जाएगा इसमें लॉग ऑफ ए नॉट। तो ये दो चीजें आ जाएंगी, स्लोप एंड इंटरसेप्ट इस इक्वेशन से, ठीक है। ये आ जाएगा आपका स्लोप, ये आ जाएगा इंटरसेप्ट, ठीक है। मैम एक बार रिपीट कर दो प्लीज। बिल्कुल जी, बिल्कुल कर देते हैं। सेकंड वाला करना है कि फर्स्ट वाला भी? मैम सेकंड वाला। बिल्कुल करेंगे। आपको ये इक्वेशन तो बेटा आ गई होगी, K1 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए। जब हमें कंसंट्रेशन का, प्लीज बी ऑन म्यूट, कंसंट्रेशन एंड टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो K1 इंटू टी कर लिया, ये कांस्टेंट फैक्टर उधर ले गए, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा लिया लॉग ऑफ m बाई n का। तो बच्चा जब लॉग ऑफ m बाई n होता है तो ये लॉग m माइनस लॉग n बन जाता है, ठीक है। तो लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए हो गया। अब ना मेरे को ये पता है कि ये चीज कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमने ये वाली चीज को दूसरी साइड मूव कर दिया, ठीक है। लॉग ऑफ ए को आप इसके स्क्वायर में टी रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे। लॉग ऑफ ए को इधर मूव कर दिया, इसको इधर, इसको इधर। ये मैंने क्यों मूव किया कि ये वाली चीज वाई एक्सिस में प्लॉट होगी, लॉग ऑफ ए
और t है ना जो इसमें, आपने पता है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, तो इसमें x की जगह पे क्या है बेटे, t है, तो x की जगह पे t आ जाएगा, मतलब ग्राफ किस किस में प्लॉट हुआ, log ऑफ a और t में। अब इसकी स्लोप क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, आपने देखा है स्लोप इसकी क्या है, t को छोड़ दो, t अगर x के बराबर है तो स्लोप किसके बराबर आ गई, माइनस के वन अपॉन 2.303। तो स्लोप जो इसकी माइनस के वन अपॉन 2.303 है ना, नेगेटिव है ना जो इसकी स्लोप, उससे आप k1 निकाल सकते हो। मान लो क्वेश्चन में उसने दे दिया कि स्लोप 5 है, तो k1 कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.303, ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से, क्योंकि m का मतलब स्लोप होता है, c का मतलब इंटरसेप्ट होता है, log ऑफ a नॉट। तो ग्राफ जब प्लॉट होगा log ऑफ a और t में, तो इस तरह की लाइन आती है नेगेटिव, जिसके स्लोप और इंटरसेप्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। मैम t कांस्टेंट है, t जिंदगी में कभी भी कांस्टेंट नहीं होता दीक्षा, हमेशा जिस चीज में ग्राफ प्लॉट होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। log ऑफ a और t कांस्टेंट नहीं है, जो कांस्टेंट फैक्टर है इसमें एक तो log a नॉट है, ये कांस्टेंट है, और एक जो स्लोप निकाली है k1 अपॉन 2.303 ये कांस्टेंट है, ठीक है। log ऑफ a और t कांस्टेंट नहीं होते। अब आ गया आपको बेटे, थैंक यू मैम। समझ में आ गया, यस मैम। गुड। तो ग्राफ भी हमने बना लिए और वो भी लिख लिया, फॉर्मूलाज भी। लेट्स चेक इट आउट, इसके एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलो एक बार आपको भी ट्राई देती हूँ। Our first order reaction is first order reaction is 50% complete in हाँ ऋत्विका, श्योर आई विल ट्राई एट माई बेस्ट कि पहुंच जाए वहां तक। A first order reaction is 50% complete in 10 या 7 लिख लेते हैं, 7 seconds. Find time taken for 70% completion. चलिए जल्दी कीजिए। जल्दी करो भाई।
हाँ जी, डूइंग। Yes, एक ma'am. का आंसर आया हमारे पास दीक्षा का 303 log 7। ओके, बाकी भी कैलकुलेट करो। जब तक बाकी बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट मी टेक द 1 और द 2 क्वेश्चंस, तब तक आप लोग करते रहो। ये कुछ 2 क्वेश्चन आपके पेंडिंग थे मेरे ख्याल से, है ना। 15 नंबर इज डन। एक तो क्वेश्चन नंबर 48 यू सेंड, दैट इज लेफ्ट। Yes, ma'am. क्वेश्चन है, you people are going to add the AgNO3 solution में आपको KCl ऐड करना है और बताना है कौन सा ग्राफ बनेगा इसमें। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग इस सेंस में आप लगाओगे, AgNO3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, KCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जब आप AgNO3 में KCl ऐड करोगे तो ऑब्वियसली AgCl बनेगा और KNO3 बनेगा। अब AgCl तो होता है प्रेसिपिटेट, वो तो कंडक्ट भी नहीं करता, वो तो नीचे बैठ जाता है। KNO3 इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यहाँ पे कंडक्टेंस है और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ AgNO3 एडेड है, ठीक है। अब आप ये देखो कि जब आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जा रहा है, उसके बाद KNO3 फॉर्म हो रहा है, तो कंडक्टेंस ना बहुत हल्की हल्की बढ़ती है। बहुत हल्की हल्की क्यों बढ़ती है? क्योंकि पहले वाला जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और पहले में दोनों स्ट्रॉन्ग थे। तो यहाँ पे एक आ जाता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। जितना बनना थे प्रेसिपिटेट बन गए और बाकी KNO3 में कन्वर्ट हो गया। एंड पॉइंट आने के बाद, एंड पॉइंट का मतलब है जहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, बस जितना भी आप डाल रहे थे खत्म। अब उसके बाद और प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे, बट स्टिल अगर आप AgNO3 डाल रहे हो तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? आफ्टर एंड पॉइंट सोल्यूशन में क्या हो जाएगा ऋत्विका? Extend. आफ्टर एंड पॉइंट सोल्यूशन में हो जाएगा AgNO3, एक्सेस ऑफ AgNO3। और AgNO3 आपका कैसा इलेक्ट्रोलाइट था? स्ट्रॉन्ग Strong इलेक्ट्रोलाइट। electrolyte. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो उसके बाद वो होगा शार्प इंक्रीज। पहले वाले को बोलते हैं स्लाइट इंक्रीज, इसको बोलते हैं शार्प इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड एज अ स्लाइट इंक्रीज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी वाज करेक्ट ऑप्शन। जब भी पेपर में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जा रहा है और एक पीपीटी बन रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, तो पहले स्लाइट इंक्रीज होता है, आफ्टर द एंड पॉइंट शार्प इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर AgNO3 आएगा जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो 48 इज कवर्ड फॉर यू। तो उसके बाद 61 आपको बता दिया था, 59 आपको बता दिया था। एक Yes, ma'am. क्वेश्चन पता नहीं उसका नंबर नहीं है, कटा हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। एक क्वेश्चन ये था, E of Mg2 plus 2Mg is equal to E naught of Mg2 plus 2Mg minus 0.059 by 2 log of 1 by Mg2 plus। ये तो आज से भी थोड़ा मिलता जुलता है। वो कह रहा है आपको ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करना है E naught of Mg2 plus 2Mg वर्सेस log ऑफ Mg2 plus के बीच में, ठीक है। अब आपके पास log ऑफ Mg2 plus तो है ही नहीं तुम्हारे पास, नीचे पड़ा हुआ, तो पहले तो भैया उसको ऊपर लेके जाओ। Mg2 plus 2Mg minus 0.059 by 2 log ऑफ Mg2 plus को ऊपर लेके जाओगे तो पावर आ जाएगी -1। ये -1 जो है वो आगे आ जाएगा, तो E naught ऑफ Product rule. Mg2 plus 2Mg प्लस हो जाएगा ना 0.059 by 2 log ऑफ Mg2 plus। अब तुम्हारा मुद्दा सॉल्व हो गया। अब उसने जिसमें ग्राफ प्लॉट करने को कहा है उसे y और x लिख लो। इधर है E naught ऑफ Mg2 plus 2Mg, दिस वर्सेस कहाँ है ना, तो ये तुम्हारा y है, दिस कहाँ है तो ये तुम्हारा x है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। मुझे पता है कि ये एक कांस्टेंट फैक्टर होता है, टेबल से आता है, तो बहुत मैम सीधी। डन। बोलो। मैम हो गया, सिर्फ यही नहीं समझ आ रहा था mx plus c किसको लेना है।
हाँ, सी किसको लेना होता है, हमेशा ई नॉट को लेना होता है यहाँ पे, और वहां पे लॉग ऑफ ए नॉट के लेना होता है प्रेजेंट चैप्टर में। ठीक है। अब ग्राफ में Yes. इंटरसेप्ट है, तो ग्राफ कुछ ऐसा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इंटरसेप्ट वाली फॉर्म है, ये सी है जिसको तुम ई नॉट ऑफ एम जी टू प्लस टू एम जी बोलोगे। ठीक है, ये ई नॉट ऑफ, ये ई है एम Yes, जी ma'am. टू प्लस टू एम जी, और ये तुम्हारा क्या हो गया, लॉग ऑफ एम जी टू प्लस। Log of mg to तो power इसका 0. मेरे ख्याल से ऑप्शन बनता है जो करेक्ट, वो 2 है। ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है ऋत्विका जी, बाकी डाउट आपके पिछली क्लास में हो गए थे, कुछ इसमें हो गए हैं, अब आ जाएं हम इस चीज में कि हमारे बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं किया। हाँ जी, कितना आंसर आया भाई इसका, नोबडी हैज रिप्लाइड। 2-3 बच्चों का आया तो था आंसर। उज्जवल ने तो प्रॉपर निकाल के दिया है बाकियों के आंसर। हर्षिता और उज्जवल के बिल्कुल अलग अलग आंसर। चलो भाई, मेरे पास तो आंसर तो नहीं है, मैंने तो खुद से ही दिया क्वेश्चन, तो मैच कर लेना मेरे वाले से ही। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले तो 50% दिया हुआ है, तो टी 50% होता है 0.693 बाई K1 है ना, तो अब टी 50% दिया हुआ है 7 सेकेंड, 0.693 बाई K1, तो इसमें K1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, 0.693 बाई 7। ठीक है, अब आ जाओ 70% कंप्लीशन, तो 70% कंप्लीशन में a माइनस एक्स कितना रह जाएगा, 30%, और x आ जाएगा 70%। ठीक है, तो इक्वेशन में भर दो, t इज इक्वल टू 70% कंप्लीशन 2.303 बाई k लॉग ऑफ 70%, कंप्लीशन में a माइनस एक्स आया 30%, 30, अच्छा पहले ऊपर तो a लिखना है ना, a अपॉन a माइनस एक्स यानी कि 30a और 100, a से a कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2.303 बाई K1 लॉग ऑफ 10 बाई 3 आ गया। अब यहाँ पे भी वैल्यू रख सकते हो, 2.303 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 7 ऊपर चला जाएगा, log 10 माइनस log 3। इसका कितना आता है सॉल्यूशन तुम्हारा, ये वाले फैक्टर का 2.303 वाले का, देखो ये तो 1 हो गया, ये माइनस 0.4771 होता है, इसका मैं मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, फिर आंसर चेक हो जाएगा। 2.303 multiplied by 7, 16.121 divided by, no, divided by 0.693, तो ये मेरे पास आता है 23.26, तो 23.26 को रफली ये 0.5 लिख लें, चलो एग्जैक्टली भी कर लेते हैं, 0.4771, ये आ जाता है 0.5229। ठीक है, तो ये आ गया, अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करूं 23.26, तो ये मेरे पास आता है सारा ताम झाम करके 12.1 सेकेंड। अब मेरे ख्याल से ये आंसर किसी बच्चे ने भेजा है, नहीं भेजा है, वो देखें। 12.1 तो किसी बच्चे ने नहीं किया। log 5 कैसे आ गया तुम्हारा, log 5 कैसे आ गया जतिन, 70% कंप्लीशन का मतलब होता है लेफ्ट 30%, लेफ्ट 30% में आएगा आपका a माइनस एक्स 30,
तो समथिंग यू पीपल आर गोइंग रॉन्ग। मैम log 10 में मिस्टेक हो गया था, नो प्रॉब्लम। मेरे को मिस्टेक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से देखना आना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, वो log वाले की वैल्यू ही देगा, बाकी तो सारा तुम लोगों को। मैम ये log 10 माइनस 3 के बाद से फिर से समझाएंगे? log m/n जो होता है ना, उसको log 10 माइनस log 3 लिख देते हैं। उसके बाद log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 3 की वैल्यू आपको वो देगा न्यूमेरिकल में, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। ये रट्टा नहीं मारना, वैसे तो पता होता है, क्योंकि 2-3 तक तो याद ही रहते हैं सभी को। ठीक है, तो इसमें जब हमने माइनस किया तो ये आ गया, बाकी तो बेटे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ही है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। चलिए एनी हाउ मैम, मेरा 12.2 आंसर आ रहा है, वो भी ठीक है। 12.2 तो बहुत करीब हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे मैं देख रही हूँ कि बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास जब मैंने किया था, अभी 77 स्टूडेंट हैं, 76 मान लो, कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो 50-55, तो पता क्या होता है बेटे, अब क्लास में लास्ट में जाके न्यूमेरिकल्स होते हैं, पहले तो टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो टॉपिक में कंफ्यूजन रह गया तो न्यूमेरिकल तक कवर अप नहीं हो पाता। इसलिए प्लीज ट्राई टू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। इसके ना सिनॉप्टिक नोट्स आप खुद बना लेना, मैं इसमें 3 फॉर्मूले लिख दे रही हूँ बस। एक तो लिख रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, minus of dA by dt is equal to k1 into t. This is the first equation. Second is t is equal to 2.303 by k 1 log of a upon a minus x. Or instead of writing a upon a minus x, you can also write a naught upon a. ठीक है, और थर्ड इक्वेशन इज n is equal to n naught e raised to power minus lambda into t for the radioactive disintegration. Fourth equation is t half is equal to 0.693 by k. And the fifth equation is t quarter lifetime is equal to, I think, 2 times t half. And the sixth equation is t 100% is infinity. And the seventh is k is having the unit per second, you can check it out. Eighth is radioactive substances follow first order, radioactive decay follow first order, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। तो ये फॉर्मूला की लिस्ट है, आप लास्ट में मत कहना हमें फॉर्मूले नहीं कराए हैं, तो आपको किसी को डेरिवेशन नहीं भी आती है तो इतनी लिस्ट से भी काम चल जाएगा, यू पीपल कैन गो फॉर इट। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। चलो, अभी तुम्हारे पिछले सारे डाउट क्लियर हैं, तुम्हारी क्लास में शीट सॉल्व हो चुकी है, और मिलेगी आपको शीट इस वीकेंड पे मिलेगी। ठीक है, और आपका केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में काइनेटिक्स के ऑर्डर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट 2 क्लासेस में मैक्सिमम, वैसे तो आई विल 2 ले ही लेंगे, चलो नेक्स्ट 2 क्लासेस में नेक्स्ट वीक काइनेटिक्स कंप्लीट है। ठीक है, और उसके बाद विल गो टू स्टार्ट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद देखते हैं क्या करते हैं, फिर आपका ऑर्गेनिक ही बचता है बस। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, रिवाइज देम वेल, तभी आपको पता लगेगा कि हमें आया या नहीं आया। ओके ओके जी, थैंक यू सो मच अनिष्का, थैंक यू ऑल। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू जी, बाय बाय, टेक केयर।